Hello everyone. So welcome back to our next video. I hope आप सभी को मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपने वो सारी की सारी वीडियोस ज़रूर देखी हैं. अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो जाकर चैनल पर देख सकता है. सो हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस जो हैं उसको डिटेल में स्टडी कर रहे थे और आज हम उसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है वैन हॉफ फैक्टर. सो वैन हॉफ फैक्टर जो है, सबसे पहली चीज़ तो हम उसे आई से इंडिकेट करते हैं. एक स्मॉल आई जो है ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है और ये वैन हॉफ फैक्टर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द एक्वस सॉल्यूशंस. अब एक्वस सॉल्यूशंस में ऐसा क्या है? सबसे पहली चीज़, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि जो आपका किसी ना किसी सॉल्वेंट में भरे हुए होंगे, ठीक है. यानी कि हम उन टाइप के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जिनमें किसी ना किसी तरीके की एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है. यानी आपने बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है और इस इलेक्ट्रोलाइट को आपने एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, जिससे आपने एक सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लिया है. सो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट या तो एसोसिएट हो सकती है उस सॉल्यूशन के अंदर, या ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl टाइप, सो NaCl जो है वो ऑब्वियसली हमारा डिसोसिएट होगा एज Na+ और Cl-. वहीं पे अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड की, सो बेंजोइक एसिड इज अ काइंड ऑफ अ एसिड जो कि एसोसिएट होता है और डाई बेंजोइक एसिड यानी C6H5 होल ट्वाइस टाइप का ये मॉलिक्यूल जो है वो बना देता है. और इसमें भी हमारा इक्विलिब्रियम यानी डबल हेडेड एरो से हम इसे इंडिकेट करेंगे. सो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें डिसोसिएशन हो रही है और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें एसोसिएशन हो रही है. सो ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन से डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन का. यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस है उसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, सो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं. वहीं पे अगर हम एसोसिएशन की बात करते हैं, सो नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. जब NaCl ब्रेक हुआ तो उसने Na+ बनाया और Cl- बनाया, ये दो आयंस में डिसोसिएट हो गया. वहीं पे बेंजोइक एसिड जो है वो एसोसिएट हो रहा है, इसने दो आयंस को जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया. तो डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे और एसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे. इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपका जो भी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उस पे कोई ना कोई इफेक्ट आएगा. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी अफेक्टेड ड्यू टू द आई वैल्यू. आई की वैल्यू की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई ना कोई डिफरेंस जो है वो आ जाता है. अब आपको ये क्लियरली क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड रहता है कि आपके पास किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि अगर आपके पास बोला है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका, या जो भी आप सॉल्यूट डाल रहे हैं सोल्यूशन में, दैट इज अ काइंड ऑफ ग्लूकोज और इट इज अ सुक्रोज, ठीक है, या फिर वो NH2CONH2 टाइप का है, या वो आपका किसी भी टाइप का हो सकता है. लेटेस्ट टेक की वो हमारे पास एस्प्रिन है. तो अलग अलग तरीके के सल्यूट हो सकते हैं, लेकिन ये जो सारे के सारे सल्यूट, ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स डाले हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं डिफाइन करेंगे. दे आर बेसिकली जस्ट दी सल्यूट्स एंड दे आर अ सल्यूट दैट आर नॉन आयनाइजेबल, यानी कि जिनके आयंस नहीं बनेंगे. और अगर आयंस नहीं होंगे तो इन सभी के लिए
जो हमारी आई की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 रहती है, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होंगे। नंबर ऑफ आयंस जैसे NaCl और बेंजोइक एसिड ने चेंज करे हैं, उसी तरीके से ये टाइप के जो सोल्यूट है वो किसी भी तरीके का डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे होंगे। इसीलिए इनमें आई की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 हम यूज करते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हम आयनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया NaCl, तो NaCl डिसोसिएट हो रहा है Na+ और Cl- में, तो इसने सोल्यूशन में 2 आयंस क्रिएट किए, तो इसके लिए जो वैन डॉर्फ फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1+1 यानी 2। 1 किसके लिए? Na+ आयन के लिए, और दूसरा 1 जो है वो हमारी Cl- आयन के लिए है। तो टोटल जब हमने कंबाइन किया तो हमें 2 मिल गया। उसी तरीके से सपोज कीजिए हमारे पास CaCl2 है। CaCl2 का मतलब जो Ca2+ बने और 2Cl- बने। इसमें भी एक तो हमारे पास कैल्शियम का आयन है और 2 हमारे पास क्लोरीन के आयन, सो 1 + 2 विल गिव अस द वैल्यू ऑफ 3। उसी तरीके से अनदर एग्जाम्पल जिसमें हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट इज AlSO4 होल थ्राइस, और ये हो जाता है 2। तो ये जब डिसोसिएट होगा ये बनाएगा Al3+ प्लस SO4 2-, तो 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट। अब अगर हम इसमें आई की वैल्यू निकालेंगे, सो आई क्या हो जाएगा? 2 एल्यूमिनियम के आयंस और 3 सल्फेट के, तो टोटल हो गए 5। ये हो जाएगी हमारी आई की वैल्यू। उसी तरीके से एक अनदर एग्जाम्पल वेरी इंटरेस्टिंग विच इज K4FeCN6, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। इसमें क्या होगा कि जब K4FeCN जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब ये डिसोसिएट होगा तो पोटेशियम +1 वैलेंसी के साथ है, और FeCN जो है आपका वो आपका -4 चार्ज के साथ आएगा, और वहीं पे आपके पास 4 जो है आपके पोटेशियम के आयंस आ जाएंगे। तो अगर आप इसका टोटल कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इसके टोटल कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ आयंस वो हो जाएंगे, आई की वैल्यू 4 पोटेशियम के आयंस हैं आपके पास, दैट इज 4। एक आपके पास पूरा का पूरा ये कंपाउंड है जिसका नेगेटिव चार्ज है -1, तो टोटल आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी एज 5। सो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो चाहे आपके नॉर्मल कंपाउंड हो, जहां पर भी आपको दिया हुआ है कि एक आयनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको आई की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी। आई इज कंसिडर्ड वेयर एन आयनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर हम सिंपल इलेक्ट्रोलाइट को सिंपल कह सकते हैं कि सोल्यूट जो है वो आपके पास आयनाइजेबल है, ठीक है। सो हमने कहा कि आई कंसिडर वहाँ करेंगे जहाँ आयनिक कंपाउंड होगा, या फिर उस आयनिक कंपाउंड को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट इज सिंपली आयनाइजेबल, ठीक है। सो इसी तरीके से जब हमारी जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके फॉर्मूले जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। कैसे कि हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग है दैट इज P - P0, जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसका अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, सो आपने सभी ने वो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। सो उसमें क्या होता है हमारे पास P0 - P/P0 जो है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इसमें हम सिर्फ क्या चेंज ले आएंगे? हम चेंज ले आएंगे एक आई वैल्यू का, यानी कि जो वैन डॉर्फ फैक्टर है वो उसका फैक्टर हमें ऐड करना पड़ जाएगा, और जब वो फैक्टर ऐड होगा तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आई वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसी तरीके से हमने नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था फॉर द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TB equals to KF into molality. It was used, this formula was given for the elevation in boiling point. अब क्योंकि इसमें भी अगर हमें वैन डॉर्फ फैक्टर लेना है तो यहाँ पर भी एक आई वैल्यू
मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसी तरीके से वी स्टडीड फॉर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पर भी मोलालिटी है, उसके साथ भी एक आई वैल्यू आ जाएगी। दिस वॉज फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट हमने पढ़ा था फॉर दी ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी आर इंटू टी। यहाँ पे भी हमें आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस वॉज फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों की चारों जो वैल्यूज हैं, दीज आर यूज्ड और दीज आर एक्सप्रेस्ड व्हेन वी कंसिडर द वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वैन हॉफ फैक्टर में हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया। अब वैन हॉफ फैक्टर जो है वो और भी तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो हमने सीधा सीधा नंबर ऑफ आयंस निकाल लिए, दैट इज दी वैल्यू ऑफ आई। दूसरे तरीके से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आई को? आई इज बेसिकली दी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन दी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको गिवन है, दैट इज द ऑब्जर्व्ड, सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे कह सकते हैं जो गिवन वैल्यू है वो, और जो हमने कैलकुलेट की है दैट इज डिफाइंड एज द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसी तरीके से है हम आई का एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यहीं पर, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ moles or the particles, total number of particles after association slash we can write it for the dissociation upon the total number of particles that is before association or dissociation. Total number of particles after, sorry, before डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप ध्यान दें तो हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट करी थी फॉर दी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने आई की वैल्यू निकाली थी। सो अगर हम इसका इन टोटल अपने फॉर्मूले की तरफ देखें तो आई हो जाएगा दैट इज दी पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड। तो ऑब्जर्व हमने कर लिए हैं 2 और इनिशियली थे 1, तो आई की वैल्यू जो है वो आपकी सेम रहेगी इस फॉर्मूले के थ्रू भी। तो आप ऐसे लिखें चाहे आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, बोथ विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट यू द सेम कॉन्सेप्ट और द सेम वे टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर द वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो है ये चीज़ जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जिसके थ्रू आपको आई की वैल्यू समझ आ जाएगी। सो नेक्स्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि हम डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला, एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं जब हमारे पास एसोसिएशन हो रहा है या फिर हमारे पास डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट कंसिडर जब हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या होगा कि सपोज कीजिए वी आर कंसिडरिंग द केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो आपके पास लेट अस सपोज एक ए इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोसिएट हो रही है इन एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनिशियली जब हम बात करते हैं, इनिशियली द अमाउंट और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट आर 1 और प्रोडक्ट जो फॉर्म है दैट इज 0। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ए इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि एक डिसोसिएशन कर रहा है तो कुछ परसेंटेज ऑफ ए जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट परसेंटेज ऑफ डिक्रीज लेट अस टेक कि वो अल्फा है, और उतने ही परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बन जाएंगे। यानी अल्फा इज बेसिकली डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। अब अगर हम टोटल मोल्स निकालेंगे
at equilibrium, so that can be written as the sum of the product plus the reactants, यानी रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स थे और प्रोडक्ट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए हैं. नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट हम वैन हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं. आई की वैल्यू जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द ऑब्जर्व्ड colligative property upon the calculated colligative property. ठीक है. अब इसमें आप समझिए कि ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड कैसे है. तो ऑब्जर्व हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एट द इक्विलिब्रियम. So this particular value can be defined as the observed value. और calculated यानी जो already given थी that was the initial number of moles of A. So observed हो गया 1 minus alpha upon plus n alpha. और अगर हम अपनी calculated value की बात करें तो that is 1. That was initial number of moles of A. अब अगर इस पूरी की पूरी equation को हम rearrange करेंगे so I can be written as 1 minus alpha plus n alpha. Now if we take common the value of alpha, so हमें क्या मिल जाएगा, n that is alpha minus n alpha equals to I minus 1 minus I. अब इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो हमने अल्फा कॉमन ले लिया है तो 1 minus n will be equal to 1 minus I. सो हमें अल्फा जो है यहाँ से वो क्लियरली क्या मिल जाएगा, अल्फा कैन बी रिटन एज 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन. और इसी को रीअरेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1. तो ये हमें अपना पहला फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द वैन हॉफ फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जब एक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रही है. आई हमारे पास वैन हॉफ फैक्टर है और एन जो है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. सो ये हमारा पहला जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया फॉर द डिसोसिएशन. सेम इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर द एसोसिएशन, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. अब एसोसिएशन में क्या होगा कि आपके पास एक n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एसोसिएट हो रही है एज AN. इनिशियली लेट अस टेक कि इनिशियली इस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल था तो प्रोडक्ट 0 रहा होगा. जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऑफ कोर्स हमारा क्या होगी, कुछ परसेंटेज डिक्रीज होगा. लेट अस टेक कि वो अल्फा है और उतना ही परसेंटेज वो एसोसिएट हो रहा है. सो नाउ अल्फा विल बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन रादर दैन डिसोसिएशन. बस इतना डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है. फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज बिफोर आई वी विल राइट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो कि हमारे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन एन. अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन होल अपॉन 1, दैट इज ऑब्जर्व्ड अपॉन द इनिशियल. अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन. और यहाँ से अगर हम फिर से रीअरेंज करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा बाय एन विल बी इक्वल टू 1 माइनस आई. अब हम यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन एन विल बी इक्वल टू आई 1 माइनस आई और अल्फा बन जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन एन. फिर दोबारा से रीअरेंज किया जाएगा तो आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1.
So this will be the value of alpha for the association of an electrolyte. तो हम यहाँ क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं. आई फिर से हमारे पास अपना वैन हॉफ फैक्टर है. एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है. और अल्फा जो है दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन. सो ये एक तरीके से हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला मिल गया है. अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एक इलेक्ट्रोलाइट गिवन है और हमें पता है कि वो डिसोसिएट कर रहा है या एसोसिएट, सो वी हैव अ स्पेसिफिकेशन और वी हैव अ जनरलाइजेशन कि हमें ये पर्टिकुलर फॉर्मूला ही यूटिलाइज करना पड़ेगा. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्वेश्चन में क्लियरली इंडिकेटेड रहता है कि आपको वैन हॉफ फैक्टर यूज़ करना है या नहीं करना है. बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी आती है, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा. मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के क्वेरीज़ को और सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ. अगर आपके कोई पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप वो भी बताइए. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो आप वो भी बता सकते हैं. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.